हम मेनली 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला कि आपका जो बचा हुआ रिवीजन है आप उसको कैसे इफेक्टिवली कंप्लीट करेंगे। सेकंडली कैसे आपको अपना रिवीजन प्लान करना है। थर्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, जल्दी स्टार्ट किया था, लेट स्टार्ट किया था या बीच में कुछ हो गया था, एट दी एंड वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करेगा कि आपने अपने जो लास्ट का टाइम है वो कैसे यूटिलाइज किया, अपना जो रिवीजन है वो कैसे आपने इफेक्टिवली किया। तो इन 100 डेज को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे अपने रिवीजन के लिए। नीट एग्जाम टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि किससे कम आएगा किससे नहीं आएगा आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते एग्जाम से पहले। ठीक है, यूनिट डायमेंशन से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और विंटर सीजन चल रही है, विंटर भी इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम मेनली 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला कि आपका जो बचा हुआ रिवीजन है आप उसको कैसे इफेक्टिवली कंप्लीट करेंगे। सेकेंडली कैसे आपको अपना रिवीजन प्लान करना है। थर्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, जल्दी स्टार्ट किया था, लेट स्टार्ट किया था या बीच में कुछ हो गया था, एट दी एंड वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करेगा कि आपने अपने जो लास्ट का टाइम है वो कैसे यूटिलाइज़ किया, अपना जो रिवीजन है वो कैसे आपने इफेक्टिवली किया। क्योंकि एट दी एंड में जो आपका माइंड है वो एकदम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक हाइपर एक्टिव स्टेज होती है कि जिसमें आप जो भी पढ़ते हो सारी चीज़ें एकदम सेट हो जाती हैं। तो आपको बस अपने लास्ट के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब नीट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 100 डेज़ बचे हुए हैं, है ना। तो इन 100 डेज़ को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे अपने रिवीजन के लिए, एक बेटर फिनिश करने के लिए। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इन 100 डेज़ का, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है जो वो है आपकी कि कंप्लीट योर सिलेबस। ऐसा अब बिल्कुल नहीं करना है कि मैं लास्ट के 2 चैप्टर्स छोड़ दूंगा या ये चैप्टर से कम वेटेज है तो मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीट एग्ज़ाम टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि किससे कम आएगा किससे नहीं आएगा आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, यूनिट एरर डायमेंशन से भी 4 क्वेश्चन आते हैं, वेव मोशन से आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, EMW से 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को हल्के में ऐसे नहीं ले सकते, आपको सारा ही रिवीजन करना है अच्छे से। बस आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी से रिवीजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहला जो काम है आपको अपने सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आपको अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, पहले पार्ट में हम वो टॉपिक्स रखेंगे जो हमारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे और सेकेंडली जो मेजर पोर्शन हमारे नीट के एग्ज़ाम का कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में पार्ट ए में मैं क्या क्या रखूँगा, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। हाई वेटेज टॉपिक कैसे कि जिनमें श्योर है कि यार ये इजी टॉपिक भी हैं और इनसे स्कोर भी अच्छा हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो 100 डेज बचे हुए उसमें सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करो कि आप 70-80 सिलेबस कवर करने के बाद अपने मॉक टेस्ट लगाने लगो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स में पार्ट ए में आपको कंप्लीट करना है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप इनको कंप्लीट करिए। ठीक है, अगर हो गया है तो भी आपको रिवीजन इन्हीं चैप्टर का स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकंड है आपका यूनिटरी डायमेंशन। 11th क्लास का टॉपिक है, इजी है, स्कोरिंग है, हर साल इससे क्वेश्चन बढ़ते ही हैं। मेरे टाइम पे 3 क्वेश्चन आए थे मुझे याद है। तो इजी टॉपिक है और स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको करना है, थर्मल फिजिक्स आपको करना है, काइनेमेटिक्स करना है, NLM मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMW एंड WP वर्क पावर एनर्जी। ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपके नीट एग्ज़ाम का मेजर पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप बी पार्ट में करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI, AC रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसमें सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास आएगा। उसके बाद ग्रेविटेशन आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे फ्लूइड, SHM और वेव। ये तो है आपको सिलेबस किस पैटर्न में कंप्लीट करना है उसका। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे कि आपको रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है फिजिक्स का अपना। सबसे पहले पार्ट ए वाले टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, सेकंड पे पार्ट बी और थर्ड पे पार्ट सी। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पहले फिजिक्स करते रहे। पूरी वीडियो आप देखेंगे लास्ट तक तो आपको पता चलेगा।
तो केमिस्ट्री में भी मैंने ऐसे ही डिवाइड किया है, पार्ट ए, बी और सी। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो फिजिक्स का पार्ट ए कर रहे हैं, केमिस्ट्री का भी पार्ट ए आपको करना है और बायो का भी। इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो केमिस्ट्री में भी मैंने पार्ट ए में रखा है आपका GOC1, पीरियोडिक टेबल, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको आपको कंप्लीट करना है। अब आपको कंप्लीट कैसे करना है, आप अगर किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं वहाँ से कर लीजिए, आपको वन शॉट देखने हैं वन शॉट से कर लीजिए। अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, आप कहीं से भी देखें कुछ भी करें, डजेंट मैटर। मैं ये भी बताऊंगा किस चैप्टर की आपको NCERT पढ़नी है और कैसे रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में मैंने आपका रखा है हाइड्रोकार्बन्स, काइनेमेटिक्स एंड 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने पार्ट बी में रखा है, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी चैप्टर ज़्यादा कट नहीं हुआ है, केवल रटने वाले चैप्टर्स कट हुए हैं। जैसे पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इनका वैसे भी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था, बस रटने वाली चीज़ें थी। तो जो मोर कॉन्सेप्चुअल अगर केमिस्ट्री में कुछ आपकी बचा है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो पार्ट बी में आपको ये कंप्लीट करना है। पार्ट सी में आपको रेडॉक्स कंप्लीट करना है, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में पता नहीं क्यों जब मेरे टाइम पे था, मैं तैयारी करता था, मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत टफ लगता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो और कोचिंग में ऐसे टेस्ट पेपर आते थे कि अजीब अजीब क्वेश्चन बनते थे, बट नीट में ऐसा नहीं है। नीट में ईजी क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको फॉर्मूला बेस तैयार करना है ये, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी कंप्लीट, कोई ब्लॉक नहीं है, ना ए पार्ट, ना बी पार्ट, ना सी पार्ट। 50% आपका बायोलॉजी है नीट के एग्ज़ाम में, 360 मार्क्स। तो बायोलॉजी को तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि लास्ट एक महीने में रिवीजन कर लूँगा, कुछ नहीं। हर रोज़ NCERT पढ़नी है आपको बायोलॉजी की, ठीक है। अब मैं बात करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको रिवीजन कैसे प्लान करना है। रिवीजन इसी पैटर्न में आपको करना है। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया, हेलो बॉस, तो मैं बात कर रहा था कि रिवीजन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो रिवीजन स्ट्रेटजी आपने अगर ये फॉलो की तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले आपने कोई भी चैप्टर लिया, मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जो आपको करना है वो है आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे जो आपको करना है वो मार्क PY को रिवीजन करने। सबसे पहली बात ये है कि आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। रिवीजन को रिवीजन की तरह करो, ये नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो चीज़ों को। तो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था अपनी पहले वाली वीडियो में कि फिजिक्स को कैसे करना है, तो उसमें मैंने बताए थे कि आपको PYQ सारे करने हैं। तो PYQ में जो आपने मार्क कर रखे PYQ कि ये मेरे टफ PYQ में, इनको भूल जाता हूँ बार बार, आपको वो करने हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे NCERT के मार्क क्वेश्चन सॉल्व वाले, जो सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं NCERT के, एग्जाम्पल्स हैं जो आपने मार्क कर रखे हैं कि ये मुझसे नहीं बनते, आपको वो रिवीजन करने हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, NCERT की समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये आपका फाइनल नीट के लिए रिवीजन हो रहा है। अब मैं बताऊंगा क्यों आपको फाइनल नीट के लिए इस चीज़ पे स्टिक रहना है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, कम चीज़ों में आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो नीट के पेपर में 100% आने के चांस हो। बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने से यहाँ के क्वेश्चन करने के, वहाँ के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पेपर का जो पैटर्न है वो रहता है कि PYQ से कुछ क्वेश्चन लेने ही लेने हैं, NCERT सॉल्व से कुछ क्वेश्चन लेने ही लेने हैं, ठीक है, समरी से भी कुछ क्वेश्चन उठाने हैं। तो ये वो क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट नीट में देखने को मिलने हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न में रिवीजन करोगे और इसको बार बार फॉलो करोगे तो नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे, गारंटी से अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में भी, अब केमिस्ट्री अलग है, फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो तीनों का अलग अलग पैटर्न है। फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली फार्मूलेज होते हैं, तो आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने हैं फार्मूला वाले, मार्क PYQ करने हैं। थर्ड है NCERT के सारे सॉल्व क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री NCERT से बाहर नहीं आती है, नहीं आती भाई, मान लो ये बात आप
एक्सेप्ट करके चलो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी की क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी कोई भी बुक लाइक एमटीजी आप ले लो या कोई भी ऐसी बुक जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, आप उस बुक को फॉलो करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी भी चैप्टर की। ये हो गया। उसके बाद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा अलग है, नोट्स से आपको रिवीजन करना है पीरियोडिक टेबल और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ये 2 चैप्टर आपको नोट्स से रिवीजन करने हैं। अपने नोट्स, इन 2 चैप्टर के जो नोट्स हैं आपके, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद आपको ओनली एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी लाइक बायो, जैसे बायो पढ़ते हैं ना आप, वैसे ही। हेलो बॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो क्या करना है कि एनसीईआरटी में आपको क्या करना है कि जैसे आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही तुम्हें इनऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में जैसे हो गया तुम्हारा पी ब्लॉक हो गया, जितना भी बचा हुआ है, मोस्ट ऑफ टॉपिक तो कट गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन फॉलो करनी है इनकी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करने हैं आपको। ये हो गया, ठीक। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म और जीओसी बन, ये आपको अपने नोट से रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है, जैसा ही पढ़ाया है, आप उस पर स्टिक रहो। उसके बाद रख दो फिर एनसीईआरटी। उसके बाद एनसीईआरटी ही पढ़नी है, जितनी बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जैसे भी पढ़नी है, एनसीईआरटी ही पढ़ो और चैप्टर वाइज पढ़ो। लाइक हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। उसके बाद ऑर्गेनिक में जो भी हेलो एल्किन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारी की चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। पीवाईक्यू आपको करने हैं 2019 से 2025 के, इसमें भी 2019 से 2025 के, इसमें भी 2019 से 2025 तक के पीवाईक्यूज़ आपको पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक हो गया आपका। बायोलॉजी में सिर्फ एक चीज़ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आपको माइंड मैप चाहिए कि आप शॉर्ट में एनसीईआरटी को रिवीजन कर लो जल्दी से क्विक, तो आप आकाश के माइंड मैप फॉलो करो, बहुत अच्छे माइंड मैप हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ये हो गया आपका। इतना आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने। अब मॉक टेस्ट आप कब देना शुरू कर सकते हो, जब आपका सिलेबस 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जो मैंने ऊपर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बताया, उसमें 70 से 80% आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट हो। और अगर आपका सिलेबस 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है, तो आप एक वीक में ओनली 1 टेस्ट, ठीक है। एक वीक में 1 टेस्ट देना है आपको। अगर आपका सिलेबस 90% से अबव कंप्लीट है, तो आपको फिर एक वीक में 2 टेस्ट इन 1 वीक, ठीक है। फिर आपको ये फॉलो करना है ये चीज़। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। जब आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उसमें आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, टू बी ऑनेस्ट। तो उसको आपको, जो आपकी चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं, जो आपका रिवीजन नहीं हुआ है, जो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करने में आपको एक वीक का टाइम और लगेगा, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव क्या किया है। तो आपको एक वीक में 1 टेस्ट देना, अगर आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है, और 90% प्लस आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो एक वीक में आप 2 टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको टेस्ट कब देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है और किस टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को कैसे टारगेट करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज़ आप कैसे कर सकते हो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। अभी आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, सेकेंडली आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, रिवीजन में क्या क्वेश्चंस लगाने हैं, किस तरीके से रिवीजन करना है, उस चीज़ को आपको कंप्लीट करना है। थर्ड, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अभी एक वीक में 1 रहेगी। उसके बाद जब आपका सिलेबस 90% प्लस ख़त्म हो जाएगा, फिर आप एक वीक में 2 टेस्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करेंगे आप, क्योंकि अब मैटर है कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कैसे रिवाइज करते हो। कोई भी नई चीज़ को ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं बनता अब, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, जो आपने पढ़ा है उसी को अब पॉलिश करने का टाइम है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है।